Hello dear students, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I Ajay Kumar, your English teacher, is going to read out the last part of this chapter, uh, that is from page number 5 and 6. So in the previous video we have learned till page number 4, and we have learned more about the life of Richie, that is Richard H. Ebright, how since his childhood he began collecting things, and that led his life into a science. We have seen how Richard was, like helped by his mother, and then after by Dr. Urquhart, a researcher from Toronto University, Canada. Now we have seen also that he was having a great passion of collecting things and marking all the activities in the notebook somewhere. We have also seen how he has participated in a county science fair. At first he did not won anything, but later on, with great determination, he won overall third prize in county science fair and the first prize in geology division. So now we'll start with page number 5. He has also categorized the differences between monarchs and viceroys butterflies. So now let us begin with page number 5. In his second year in high school, Richard Ebright began to research that led to his discovery of unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory of life of cells. कहता है कि अपने हाई स्कूल के दूसरे साल में, जब दूसरे साल में वो थे, तो रिचर्ड एब्राइट ने जो है एक नया रिसर्च शुरू किया, और इस रिसर्च ने जो है उनको एक ऐसे अननोन मतलब डिस्कवरी को जन्म दिया, जिसमें इंसेक्ट के हार्मोन के बारे में उन्होंने रिसर्च शुरू किया, उसको जानना शुरू किया, और इनडायरेक्टली अनजाने रूप से कह सकते हैं कि यही चीज़ जो है उनको एक नई थ्योरी के तरफ ले गया कि कैसे जो सेल्स है लाइफ में काफ़ी मायने रखता है, और उसके मदद से कैसे जो है बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of 12 tiny gold spots on a monarch pupa? जो उनका प्रश्न था वो काफ़ी जिसका आंसर उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, वो काफ़ी आसान था. वो जो उनका क्वेश्चन था, दैट वाज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन द मोनार्क्स प्यूपा. मोनार्क्स प्यूपा के ऊपर जो छोटे छोटे गोल्डन, जो सुनहले कलर के टाइनी स्पॉट होते हैं, दाग होते हैं, धब्बे होते हैं उनके ऊपर, उसका पर्पस क्या था, वो करता क्या था, एक्चुअली होता क्या था उससे. एवरीवन अज्यूम्ड दैट स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल. सारे लोगों को ऐसा लगा कि वो स्पॉट्स जो है सिर्फ ऑर्नामेंटल है, सजावट के लिए है. एब्राइट सेड, बट डॉक्टर उर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव. ऐसा एब्राइट का भी मानना था, लेकिन डॉक्टर उर्कहार्ट ने इस थ्योरी को विश्वास ही नहीं किया, कभी उन्होंने इसको माना ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया. टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पोर्ट वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट. इस क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए जो है एब्राइट ने और उसके साथ में एक और बहुत ही तेज़ तर्रार साइंस का जो छात्र था, दोनों ने मिलकर एक डिवाइस का पहले डिवाइस बनाया, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि कैसे जो स्पॉट्स थे वो एक ख़ास तरीके का हार्मोन प्रोड्यूस करते थे, जो कि बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता था. दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट
फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है एब्राइट को जो है उस काउंटी फेयर में पहला स्थान मिला। ही वॉन द फर्स्ट प्राइज़ एंड साथ ही साथ उसको जो है इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी एंट्री करने का मौका मिला, वहाँ पे भी इस चीज़ को शोकेस करने का मौका मिला। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जियोलॉजी। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट entomology laboratory of the Walter and Reed Army Institute of Research। साथ ही साथ इनको जो है और भी चीज़ों में काम करने का मौका मिला, जैसे जूलॉजी डिवीज़न में इनको थर्ड प्लेस मिला ओवरऑल। दैट वाज इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। वैश्विक रूप में इनको अब पहचाना जाने लगा, ख्याति मिलने लगी। और इनको एक और मौका मिला लाइक एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी जो है वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च का, उस डिवीज़न के साथ में समर सीजन में काम करने का मौका मिला। समर सीजन में इनके पास ज़्यादातर प्लेसेस में छुट्टियां होती हैं, तो इन्होंने उस रिसर्च के ऊपर काम करने का इनको मौका मिला उस टाइम। एज अ हाई स्कूल जूनियर, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. Now, in this para कहता है कि as a high school junior उनको रिचर्ड एब्राइट को जो है यह काम करने का मौका मिलता रहा, लगातार काम करने का मौका मिलता रहा। लेकिन जैसे जैसे वो एडवांस अगले स्टेज में पहुंचते जाते थे, बिकॉज मोनार्क के ऊपर उनको काफ़ी अच्छी जानकारी थी, अच्छी पकड़ थी मोनार्क प्यूपा के ऊपर, तो उनको और भी आगे इस बारे में रिसर्च करने के लिए या काम करने के लिए उनको इनवाइट किया जाता रहा। उस साल उनका जो प्रोजेक्ट था वो फर्स्ट प्राइज़ मिला साइंस फेयर में, इंटरनेशनल साइंस फेयर में। तो और भी मौके उनके पास दरवाजे खुलने लगे, उनको इनविटेशन अलग अलग लेबोरेटरी से आने लगा। दैट वाज आर्मी लेबोरेटरी, ये जो इनविटेशन आया था। एंड हिज सीनियर ईयर, ये तब की बात है जो मैंने पहले बताया, वो तब की बात है जब वो जूनियर ईयर में थे। जैसे किसी कॉलेज में जाते हैं तो पहला ईयर जो होता है आपका जूनियर लेवल का जूनियर ईयर कहलाता है। उसी तरीके से आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, थर्ड ईयर में जाते हैं तो आप सीनियर होते जाते हैं। सो नाउ इन हिज सीनियर ईयर, जैसे ही वो सीनियर ईयर में आते हैं, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterflies' wings scale only if they were fed the hormone from the gold spots. अब जैसे ही वो सीनियर ईयर में आते हैं तो उन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ करके यह दिखलाने की कोशिश की कैसे सेल्स जो है ग्रो करते हैं, और जो मोनार्क विंग्स पे जो सेल्स है वो कैसे ग्रो करते हैं। और उन्होंने एक कल्चर लाइक मीडियम, एक विधि तैयार की जिसके थ्रू वो शो करते हैं कि कैसे जो है सेल डिवाइड होता है और डेवलप होता है एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग के तौर पे। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि इफ़ दे वर फेड टू हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, जो गोल्ड स्पॉट है उसमें से जो हार्मोन निकाल करके फेड किया जाएगा अगर, तभी जा कर के वो ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर द जियोलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। ही स्पेंट द समर आफ्टर graduation doing further work at the Army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture। वह प्रोजेक्ट भी इनको फर्स्ट प्राइज़, इन्होंने फर्स्ट प्लेस दिलाया जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। एंड काफ़ी फेम मिलने लगा था उनको, काफ़ी उपलब्धियां उनके पास आने लगी थी। और जो इस समर इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, वो भी ग्रेजुएशन चूँकि इनका कंप्लीट हो चुका था, तो उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी में ही रिसर्च करने का ठाना और वहीं पे रह कर के ये रिसर्च करने लगे। साथ ही साथ इनको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर
जो है उसका भी एक लेबोरेटरी था, वहाँ पे भी इनको काम करने का मौका मिला। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spot. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. उसी समर जो है आने वाले जो अगला समर था उसमें उन्होंने एज अ फ्रेशमैन ईयर, चूँकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब उनको एंट्री मिल चुकी थी, और एक्चुअली व्हाट इज़ द बेनिफिट, यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है लेबोरेटरी में काम करने का, कि आपको वहाँ के जो सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं जो आपको कहीं ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं, उसके साथ में काम करने का मौका मिलता है, और वह काफ़ी यूज़फुल होता है आपके काम करने के लिए। तो उनको जो है वहाँ पे हार्मोन के ऊपर काम करने का मौका मिला, गोल्ड स्पॉट के ऊपर काम करने का मौका मिला, कैसे वो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ है, उसको दिखलाने में इनको सहायता मिलेगी। A year and half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. करीब 1.5 साल के बाद जो है जब वो जूनियर ईयर में थे, एब्राइट को एक आइडिया आया था कि एक नई थ्योरी जो है उन्होंने सेल लाइफ के बारे में देने के बारे में सोचा था। एंड इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़ ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। और यह आइडिया जो है उनको एक एक्सरे को देखते समय आया। एक्सरे फ़ोटो को जब वो देख रहे थे उसमें केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स जो है दिख रहा था, उसी समय इनके दिमाग में वो आइडिया आता है कि वो इसके बारे में थ्योरी लिखेंगे। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज़, एब्राइट डिड नॉट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, बट he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer of one of biology's puzzles. और जब इनको लगा कि ऐसा समझ में आ गया कि इनको जो चाहिए था, जिस चीज़ का आंसर वो ढूंढ रहे थे, उनको वो मिल चुका है। यूरेका इज़ लाइक हैप्पीनेस सोइंग, जब आप बहुत खुश होते हो तो अपने आप में यस आई डिड इट, लाइक ऐसे जो करते हैं, दैट इज़ अ वर्ड। तो इनको ये एहसास हो चुका था कि उनको जिस क्वेश्चन का आंसर वो ढूंढ रहे थे वो मिल चुका है, और इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में भी उनको जो है आंसर मिल चुका है। और एक और उनको जो बायोलॉजी का जो सबसे डिफ़िकल्ट पजल है, दैट इज़ हाउ द सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स DNA. Now, dear student, I will request all of you to write down the full form of DNA in comment section box. What is the full form of DNA? Let me see how many of you know the full form of DNA. तो DNA का जो ब्लूप्रिंट होता है वो उसको रीड करने का वो कैसे होगा, इसके बारे में उनको जानकारी मिल चुकी थी। DNA is the substance in the nucleus of a cell that continues heredity. DNA क्या है? DNA एक न्यूक्लियस है जो आपको हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, हेरिडिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, और एक ऐसा सब्सटेंस DNA जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, साथ ही साथ यह तय करता है कि कैसे सेल जो है फंक्शन करेगा या उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। दस DNA इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इसलिए DNA को जो है हम लोग लाइफ का ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड all the night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. एब्राइट और उनके जो रूममेट थे, कॉलेज रूममेट थे, जेम्स आर वोंग, सारी रात उन्होंने काम किया पिक्चर ड्रॉ करने में, कंस्ट्रक्शन बनाने में, प्लास्टिक मॉडल्स के थ्रू कि कैसे मॉलिक्यूल्स को करके जो है शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और साथ में उन्होंने एक पेपर पे थ्योरी को लिखा जिसको कि बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर्स। और यह
नो सरप्राइजिंग, किसी उनके जानने वाले लोगों के लिए एक बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं थी कि रिचर्ड एब्राइट जो है काफ़ी हाईएस्ट ऑनर के साथ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, टोटल 1510 बच्चों में से उनका जो पोजीशन था उनके क्लास में सेकंड था। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, फिर बाद में जो है उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भी ग्रेजुएट स्टूडेंट बने, वहाँ पे एज अ रिसर्चर। देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, और उन्होंने वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि उनका जो थ्योरी है वो और भी आगे क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन मतलब उससे नई चीज़ें निकल के आएगी। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, और अगर थ्योरी सही हो जाता है, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो यह काफ़ी बड़ा कदम होगा लाइफ के प्रोसेस को समझने में। इट माइट ऑल्सो लीड टू अ न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़, और इससे काफ़ी सहायता मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा कुछ कैंसर के प्रकार और कुछ अलग बीमारियों को रोकने में। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सारा कुछ संभव हो सका सिर्फ और सिर्फ ब्राइट के उत्सुकता को देखते हुए, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जो उनके अंदर में था उसी से। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life, और उनका जो एक शुरू से बचपन से मोनार्क को लेकर के एक लगाव था कलेक्शन का और उसको जानने का, यही जो है वो आज काफ़ी चेंज हो चुका है, और आगे चल के उन्होंने इसको सेल लाइफ में कन्वर्ट कर दिया। सेल लाइफ के बारे में उन्होंने ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की और साइंस में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है ये। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगैन collecting butterflies, but no one deeply that he has not time for other interest. Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-around outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. Now in this I'll just explain it, I'll just summarize it. कहता है कि रिचर्ड एब्राइट जो है उनका एक जोश जो है जज्बा जो है तितलियों को लेकर के जो था उनको काफ़ी आगे तक लेके गया। फिर बाद में एब्राइट जो है साथ में एक अच्छे डिबेटर बने, एक पब्लिक स्पीकर बने, एक गुड कैनोइस्ट बने, और उनका ओवरऑल और ऑल अराउंड जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा रहा। साथ ही साथ वो एक्सपर्ट फोटोग्राफर्स थे, साइंस के बारे में बताना, साइंस को दिखलाना उनको बहुत अच्छे से आता था। Now I would not read the last three because this video will go so long. So dear student, I would say to read it by your own and I'll explain it. मैं इसको समझा देता हूँ। रिचर्ड जो है और भी काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते थे, लेकिन वो what pleased me was he was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. तो वो डालना चाहते थे, बट उसके बारे में डिस्कस भी करना चाहते थे, उसके बारे में लोगों से बात करना चाहते थे, और भी साथ में कुछ और अदर इंटरेस्ट जो था उसके बारे में बात करना चाह रहे थे। और उनके इन सारे चीज़ों से एक उनका प्रशंसक बन चुका था। उनका नाम था रिचर्ड ए वेहरर, और रिचर्ड ए वेहरर बताते हैं कि जिस तरीके का एफ़र्ट जो है वो लगाते थे वो काफ़ी प्रशंसनीय था, और उसके कारण वो प्रशंसक बने। रिचर्ड मिस्टर वेहरर ये भी बताते हैं कि रिचर्ड जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे, लेकिन बैड सेंस में नहीं। उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। Richard was not interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could for the right reasons. He wants to be the best. शुरुआत के दिनों में रिचर्ड एच एब्राइट जो है सोचते थे विनिंग के बारे में, बट अब जैसे जैसे उनको मैच्योरिटी आ गई है वो विनिंग के बारे में नहीं सोचते हैं,
और उनका मानना है कि उनसे द बेस्ट जॉब जो हो सकता है वो करके लोगों के सामने रखेंगे। फॉर द राइट रीजन्स ही वांटेड टू बी द बेस्ट, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और ये जो है एक काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट था वो एक साइंटिस्ट बनने के दौरान। स्टार्ट विथ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन। आप एक फर्स्ट रेट माइंड के साथ में स्टार्ट करते हैं, उसमें क्यूरियोसिटी को ऐड करते हैं, फिर आप अपनी विलिंग दैट इज़ इच्छा शक्ति को ऐड करते हैं कि आपको जीतना है फॉर द राइट रीज़न, नॉट फॉर द विनिंग पर्पस ओनली। जीतने के लिए जीतना नहीं, फॉर द राइट रीजन्स, इसके लिए आपको जीतना है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़ फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 opened the world of science to him. Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. और एब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ तब से आई जब उन्होंने वो बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 पढ़ा, और उनके लिए साइंस का दरवाज़ा बिल्कुल खुल गया। और उसके बाद से उन्होंने उनकी जो क्यूरियोसिटी थी साइंस को लेकर के, या साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, कभी ख़त्म नहीं हुई, वो आगे चल के बढ़ती गई। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव फिनिश्ड this chapter completely, and I hope you have understood it, and it will quite helpful for your like board papers. आपको बोर्ड में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आता तो you can write by your own. Now I will just request you now, dear student, I will request you all to kindly complete this question answer in your fair copy, and also prepare well for your board papers. We will meet in another video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.